हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आप लोग का टॉपर स्टडी क्लासेज 1 में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग अब मैथ का रिवीजन करते हैं। आज का एक्सरसाइज है 3.5, जिसमें पहला सवाल है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल होगा तो इस स्थिति में ब्रज गुणन विधि से हम लोग को निकालना होगा। तो पहले आइए हम लोग सीखते हैं कि अद्वितीय हल किसे कहते हैं, कोई हल किसे कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि सबसे पहले हम इस पॉइंट को हम लोग जानते हैं। तो कहेंगे कि यदि दो समीकरण होता है x1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा। ये दो समीकरण होता है। तो कहेंगे x से पहले a1 कहलाता है और y से पहले b1 कहलाता है, जिसमें x y न लगा रहे हैं तो उसको हम लोग c1 कहेंगे। यहाँ भी x से पहले a2 हो जाएगा दूसरा समीकरण में, और y से पहले b2 हो जाएगा, और जिसमें x y न लगा रहे उसको कॉन्स्टेंट्स यानी c2 का मान होगा। तो कहेंगे कि यदि a1 बटे में a2 बराबर न हो b1 बटे में b2, यानी a1 बटे में a2 का मान बराबर नहीं होगा b1 बटे में b2 के मान, तो हम इस स्थिति में इसको क्या कहेंगे। तो कहेंगे कि ये एक अद्वितीय हल है। कैसा हल है बच्चा? एक अद्वितीय हल है। बात समझ में आया। यदि दूसरा पॉइंट में यदि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर है c1 बटे में c2, तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे। तो कहेंगे कि ये अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या कैसा हल है, अनेक हल है। अपरिमित रूप से कैसा, अनेक हल है। बात समझ में आ रहा है क्या? अनेक हल है। बात समझ में आ गया। फिर कहेंगे कि तीसरा पॉइंट में यदि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2, तो हम इस स्थिति में क्या कहेंगे। तो कहेंगे इस स्थिति में कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। बात समझ में आ गया क्या? यानी जब a1 बटे में a2 का मान बराबर नहीं होगा b1 बटे में b2 का मान, तो इस स्थिति में एक ऐसा हल होगा। तो कहेंगे एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटे में a2 का मान b1 बटे b2 का मान बराबर होगा और c1 बटे c2 का मान भी बराबर होगा, यानी तीनों ही मान बराबर होंगे, तो उस स्थिति में हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं। यदि तीसरा स्थिति में क्या होगा, तो कहेंगे a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे में b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे में c2, तो इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आ गया क्या? आइए हम लोग अब समझते हैं ब्रज गुणन विधि। तो कहेंगे ब्रज गुणन विधि से ब्रज गुणन विधि हम लोग समझते हैं। ब्रज गुणन विधि 3 तरीका से समीकरण को सॉल्व किया जाता है। 3 तरीका से। पहला तरीका है प्रतिस्थापन विधि, जो हम लोग पढ़ लिए हैं। विलोपन विधि भी हम लोग पढ़ लिए हैं। एक विधि बच गया था, ब्रज गुणन विधि। आइए हम लोग इसको समझते हैं। b1
B2, C1, C2, A1, A2, फिर कहेंगे B1 और B2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? कहेंगे ये x मान लेते हैं इसको, ये y होता है और ये 1 होता है। हम लोग को क्या करना है, ऊपर का गुणा नीचे और नीचे का गुणा क्या कर देना है, ऊपर कर देना है। और इसमें भी नीचे गुणा इसमें कर देना है और नीचे वाला का गुणा हम लोग को इसमें कर देना है। फिर कहेंगे इसका गुणा हम लोग को इसमें कर देना और इसका गुणा हम लोग को इसमें कर देना है। यानी x बटे में क्या होगा बच्चा, तो कहेंगे B1 C2, B1 C2। एक हम लोग समझते हैं जब कोई ऊपर से व्यक्ति कुछ फेंकता है तो वो बहुत जल्दी आ जाता है, यानी उसकी जो दूरी है, जो बल लगता है बहुत तेज़ी से लग जाता है। लेकिन जब हम लोग कोई नीचे से किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगती है। तो जब ज़्यादा लगेगी तो माइनस होगा, ज़्यादा लगेगी तो माइनस होगा, और जब कम ऊर्जा लगेगी तो प्लस होगा। ये कंसेप्ट है। तो कहेंगे कि हम लोग ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में आ गया क्या? फिर कहेंगे y के बटे में तो C1 A2, A2 C1, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग तो माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। इस बात को पर ध्यान देना तुम लोग। तो कहेंगे A1 C2 हो जाएगा। फिर 1 के बटे में क्या होगा, तो कहेंगे A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? यही फार्मूला है ब्रज गुणन विधि का, यही फार्मूला ब्रज गुणन विधि का है। हम लोग इस एक्सरसाइज में इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो कहेंगे यहाँ समीकरण किस फॉर्म में है, तो कहेंगे A1 का मान क्या है बच्चा, तो कहेंगे x से पहले जो मान लगा है, यानी यहाँ 1 है, और B1 का मान कितना है, तो कहेंगे कि y से पहले जो मान लगा है तो -3 लगा है। y से पहले क्या लगा है, -3 लगा है। तो कहेंगे C1 कितना है, तो कहेंगे कि जिसमें x y ना लगा है तो -3 होगा। कितना होगा, -3 होगा। और इसमें देख लेते हैं दूसरा समीकरण में, तो कहेंगे A2 कितना होगा, 3 होगा। B2 कितना होगा बच्चा, तो कहेंगे y से पहले क्या अंक लगा है, -9 लगा है। C2 कितना होगा, तो कहेंगे कि -2 होगा। बात समझ में आ गया क्या? अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1 बटे में A2 कितना दिया है, तो कहेंगे 1/3 दिया है। B1 बटे B2 कितना दिया है, तो कहेंगे यहाँ -3 और -9 दिया है। कटा देंगे माइनस से माइनस, कैंसिल, 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में कट गया, यानी 1/3 हो गया। तथा कहेंगे C1 बटे में C2 कितना है, तो -3 बटा में -2 है। माइनस से माइनस क्या हो गया, तो ये बच गया 3/2। बात समझ में आ रहा है क्या? अब हमको यहाँ देख रहे हैं चूँकि A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे में C2, बराबर नहीं है C1 बटे में C2। तो हम बतलाए थे, तुम लोग को बतलाए थे कि जब A1 बटे में A2 बराबर होगा B1 बटे में B2, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बटे में C2, तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चा, तो कहेंगे कैसा हल है, तो कहेंगे कि यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। कैसा हल है, अनेक हल है, अनेक हल है। बात समझ में आ गया? कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल होगा तब हम उसको ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे, नहीं तो इतना ही पर हम लोग इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बतला देंगे कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से कैसा हल है, अनेक हल है, इसलिए इसे ब्रज गुणन विधि से हम लोग नहीं निकालेंगे। आइए हम लोग दूसरा सवाल समझते हैं।
दूसरा सवाल समझते हैं, क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, और ये यहाँ दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 8 दिया है। तो कहेंगे कि ये किस फॉर्म में है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, फॉर्म में लिख देते हैं x1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसको कहेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो कहेंगे कि हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस फॉर्म में ला देते हैं। तो कहेंगे 2x प्लस वाई, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर कि इधर 5 को लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और इधर क्या बच गया, 0। क्या बचा, 0। फिर कहेंगे 3x प्लस 2y, 8 को इधर ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या बच गया, 0। बात समझ में आ गया क्या। फिर क्या कहेंगे, इस फॉर्म में अब आ गया ये, तो कहेंगे x से पहले किसका मान है, a1 का मान है। तो कहेंगे a1 का मान यहाँ कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। फिर कहेंगे b1 का मान कितना है, तो b1 का मान y से पहले b1 का मान होता है, यहाँ देख लेंगे कुछ नहीं तो 1 है। c1 का मान कितना है, तो c1 का मान यहाँ देख लेते हैं -5 है। और a2 का मान कितना है बच्चा, तो कहेंगे a2 का मान 3 है। b2 का मान कितना है, तो कहेंगे 2 है। और c2 का मान कितना है, c2 का मान है -8 है। बात समझ में आ गया क्या, बात समझ में आ रहा है क्या। फिर कहेंगे कि यहाँ a1 बटे में a2 कितना होगा, तो कहेंगे 2/3 होगा। b1 बटे में b2 कितना होगा बच्चा, तो कहेंगे 1/2 होगा। तथा c1 बटे में c2 कितना होगा, c1 बटे में c2 कितना होगा, तो कहेंगे -5 -8 होगा। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 का, और बराबर ये भी नहीं है c1 बटे में c2 का। तो कहेंगे कैसा हल है, अतः यह जो है एक अद्वितीय हल है। कैसा हल है, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। बात समझ में आ गया क्या। जब a1 बटे में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे में b2, तो हम बतलाए थे कि ये कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। हमको इसको निकालना होगा। आइए हम लोग ब्रज गुणन विधि से इसको निकालते हैं। ब्रज गुणन जब अद्वितीय हल होता है तो हमें ब्रज गुणन विधि से, सवाल में कह रहा है कि उसे ब्रज गुणन विधि से हल करें। अभी ब्रज गुणन विधि तुम आप लोग को समझाए थे, हम समझाए थे। कहेंगे कि ये ब्रज गुणन विधि होता है b1 b2, फिर उसके बाद होता है c1 c2, a1 a2 और b1 b2 होता है। कहेंगे इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है। ये जो मान होता है x का होता है। फिर कहेंगे इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है। ये जो मान होता है y का होता है। और फिर कहेंगे इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है। ये जो मान होता है 1 का होता है। बतलाए थे ब्रज गुणन विधि का सूत्र भी बतलाए थे। x बटे में इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं, यानी b1 c2। जब नीचे से गुणा ऊपर करते हैं तो माइनस होता है। तो कहेंगे b2 c1 बराबर y के बटे में क्या होगा, तो कहेंगे कि a2 c1 माइनस a1 c2 होगा। फिर कहेंगे इसका 1 का मान क्या होगा, तो कहेंगे a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। बात समझ में आ गया क्या। कहेंगे कि हम इस पर मान बैठाते जाते हैं। कहेंगे x के बटे में b1 का मान कितना दिया है, तो यहाँ b1 का मान कितना दिया है बच्चा, तो कहेंगे b1 का मान है यहाँ 1 है। c2 का मान कितना दिया है, तो कहेंगे माइनस में 8 है, माइनस
B2 का मान कितना दिया है, तो B2 का मान यहाँ 2 है। कहेंगे C1 का मान कितना है, C1 का मान ये होता है -5 है, माइनस में 5 है C1 का मान। y बटे में क्या होगा, A2 कितना है दिया है यहाँ, तो 3 दिया है। A2 का मान कितना दिया है, हम लोग देख लेते हैं। A2 का मान 3 दिया है। फिर कहेंगे C1 का मान कितना दिया है, तो C1 का मान -5 दिया है। और A1 का मान कितना दिया है बच्चा, तो कहेंगे A1 का मान है 2 है। C2 का मान कितना है, तो माइनस में 8 है, बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1 के बटे में A1 का मान यहाँ कितना है 2 है। B2 का मान कितना है, तो कहेंगे B2 का मान है यहाँ 2। फिर कहेंगे कि A2 का मान कितना है यहाँ बच्चा, तो कहेंगे A2 का मान 3 है। B1 का मान कितना है, तो 1 है। समझ में आ रहा है क्या। फिर इसका हम लोग गुणा कर देते हैं, यानी x के बटे में कितना होगा, -8 का गुणा 1 में -8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 के गुणा 5 में 10 हो गया। फिर y के बटे में कितना होगा, 5 का गुणा 3 में -15 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 10 हो गया। फिर कहेंगे 1 के बटे में 4 -3 हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या। हम लोग गुणा करते जाएंगे, जहाँ माइनस माइनस रहेगा उसको प्लस कर देंगे। फिर कहेंगे कि इसका मान क्या होगा हम लोग, फिर कहेंगे x के बटे में कितना होगा, तो कहेंगे x के बटे में 10 में से -8 घटेगा तो 2 बचेगा। y के बटे में कितना होगा, कहेंगे -15 में 10 घटेगा तो -5 होगा। फिर कहेंगे कि 1 के बटे में यानी 4 में से 3 घटेगा, 1 बच जाएगा। क्या करेंगे कि इसका एक बार इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे और एक बार इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे। तो कहेंगे कि x बटे में 2 बराबर 1 बटे में 1 होगा, और यहाँ y बटे में -5 बराबर भी 1 बटे में 1 होगा। यानी इसको 2 भागों में, यानी x का गुणा, x का जो मान दिया है उसका गुणा 1/1 में होगा, और y बटे में ये जो मान दिया है इसका भी गुणा हम लोग 1/1 में करेंगे। इसका गुणा कर लेते हैं तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और इसका गुणा हम लोग करेंगे तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो कहेंगे कि यहाँ x का मान कितना आ गया, 2, y का मान कितना आ गया, -5 आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। तो कहेंगे यहाँ a1 का मान कितना होगा बच्चा, यहाँ जो a1 का मान होगा कितना होगा, तो कहेंगे x से पहले जो मान होता है a1 का होता है, b1 का मान कितना होता है, तो y से पहले जो मान होता है b1 का होता है, तो यहाँ -5 हो जाएगा। फिर कहेंगे c1 का मान कितना होता है, या तो हम इधर ला भी सकते हैं, नहीं भी लाएंगे तो वो यहाँ प्लस में ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कहेंगे a2 बराबर कितना होगा, 6 होगा, b2 बराबर कितना होगा, -10 होगा, c2 बराबर कितना होगा, 40 होगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम लोग बराबर इधर भी नहीं ले जाएंगे फिर भी मान हम लोग का प्लस में ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहेंगे कि यहाँ a1 बटे में a2 कितना हो गया, 3/6 हो गया, कटा देते हैं, 1 में कितना हो गया, 2 हो गया। फिर कहेंगे b1 बटे में b2 कितना होता है बच्चा, तो कहेंगे -5 बटे में -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 हो गया। c1 बटे में c2 कितना हो गया बच्चा, तो कहेंगे 20 के बटे में 40, ये भी कितना आ गया 1 और 20 दूना के 40, यानी 1 बटे में 2 आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या। तो कहेंगे कि यहाँ a1 बटे में a2 जो है बराबर है b1 बटे में b2 के, और b1 बटे b2 भी बराबर है c1 बटे में c2 के, यानी तीनों मान क्या है, आपस में बराबर हैं। तो कैसा हल होगा, तो यह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यह जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बात समझ में आ रहा है क्या।
अनेक हल होंगे, यानी तीनों में जब मान बराबर होगा तो इस स्थिति में ये क्या होंगे, तो कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बात आ गया क्या? भाई गड़िया। आइए हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। सवाल दिया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। आइए हम लोग इसको भी हल करते हैं। इसको भी हम लोग हल करते हैं। कहेंगे यहाँ a1 का मान कितना है, 1 है। b1 का मान कितना है, तो x से पहले -3 है। c1 का मान कितना है, तो -7 है। फिर कहेंगे कि a2 का मान कितना है, 3 है। b2 का मान कितना है, -3 है। c2 का मान कितना है, -15 है। बात समझ में आ गया क्या? तो कहेंगे कि यहाँ a1 बटे में a2 कितना होगा, कहेंगे 1/3 होगा, 1/3 होगा। फिर कहेंगे कि b1 बटे b2 कितना होगा, तो कहेंगे -3 बटे में -3, तो कहेंगे 1 होगा। c1 बटे में c2 कितना होगा बच्चा, तो -7 बटे में -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो कहेंगे ये क्या है, तो कहेंगे यहाँ a1 बटे में a2 जो है बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, और ये भी बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो कहेंगे अतः यह एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो हमें ब्रज गुणन विधि से हल करना होगा। आइए हम लोग ब्रज गुणन विधि से भी हल कर लेते हैं इसको। ब्रज गुणन विधि से भी हम लोग हल करते हैं। ब्रज गुणन विधि से भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ब्रज गुणन विधि हम लोग को फार्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो हम लोग फिर से इसको कॉन्सेप्ट को रख कर फार्मूला बना लेते हैं। a1 बटे में a2 और इधर हो जाता है b1 बटे में b2। इसको हमेशा याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक है BC AB, यानी हम लोग को कन्फ्यूज नहीं होगा कि पहले a रखें कि b रखें कि c रखें। इसको हम लोग याद कर लेंगे कि पहले b होता है, फिर c होता है, फिर a होता है, फिर b होता है, यानी BC AB। BC AB यानी इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, a1 का गुणा b2 में और a2 का गुणा b1 में। और ये जो मान होता है x का होता है, ये जो मान होता है y का होता है, ये जो मान होता है a का होता है। तो कहेंगे x के बटे में कितना होगा बच्चा, तो b1 c2 नीचे से ऊपर माइनस में b2 c1, y के बटे में फिर इसका गुणा इसमें a2 c1, फिर कहेंगे कि c2 नीचे से ऊपर मार रहे हैं माइनस में a1 c2, फिर कहेंगे इसका 1 के बटे में क्या होगा, इसका गुणा इसमें a1 b2, फिर होगा a2 b1। बात समझ में आ गया? ये फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे। तो कहेंगे कि यहाँ x बटे में b1 का मान कितना है, तो यहाँ से देख लेते हैं माइनस में 3 है, गुणे c2 का मान कितना है, तो माइनस में 15 है, माइनस b2 का मान कितना है, तो माइनस में 3 है। फिर कहेंगे कि c1 का मान कितना है, तो माइनस में 7 है। फिर y बटे में a2 का मान कितना है बच्चा, 3 है। c1 का मान कितना है बच्चा, -7 है। फिर कहेंगे a1 का मान कितना है बच्चा, 1 है। फिर कहेंगे कि c2 का मान कितना है बच्चा, -15 है, बराबर। फिर कहेंगे कि 1 के बटे में कितना होगा, a1 का मान कितना है, 1 है। b2 का मान कितना है बच्चा, तो कहेंगे -3 है,
माइनस में 3 है। सब लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे होंगे। A2 का मान कितना है बच्चा? 3 है। और B1 का मान कितना है बच्चा? तो कहेंगे कि यहाँ माइनस में 3 है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया तो हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। -3 -15 गुणा करेंगे 45 होगा। 15 तिया 45 होता है। कहेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से का चिन्ह नहीं रहेगा, तो कहेंगे 7 का गुणा 3 में 21 हो गया। समझ में आ रहा है क्या बच्चा? हाँ, एकदम कंसेप्ट समझते जाओ, समझ में आएगा। -7 के गुणा 3 में -21 हो गया, माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गया, 15 हो गया। फिर कहेंगे 1 के बटे में -3 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 9 हो गया। समझ में आ गया? एकदम अपनी कंसेप्ट को एकदम समझते जाओ, कंसेप्ट समझते जाओगे सब बन जाएगा। रट्टा नहीं मारना है हम लोग को, कंसेप्ट को समझना है। तो कहेंगे 45 में 21 घट जाएगा तो 4 2 24 हो जाएगा। 21 में 15 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बच्चा? तो 6 बच जाएगा, माइनस में बचेगा। फिर कहेंगे 9 में 3 घटेगा तो 6 बच जाएगा। हम बतलाए थे कि एक बार इसका गुणा इसमें और एक बार इसका गुणा इसमें हम लोग कर देते हैं, इसमें कर देते हैं। गुणा हम लोग को इसमें करना है, फिर इसका गुणा हम लोग को इसमें करना है। 2 भागों में बांट देंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे तो कहेंगे कि x बटे में 24 का गुणा हम लोग को 1/6 में करना है। कहेंगे y बटे में -6 का गुणा एक बार हम लोग को 1/6 में करना है। तो कहेंगे 6 का पहाड़ा में 24 4 वाली में आता है, यानी x के बटे में 4 बराबर 1 होगा। तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो कहेंगे y 6 से 6 कट गया, तो कहेंगे y बराबर कितना हो गया? तो -1 हो गया। तो कहेंगे ये x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। यही क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा सवाल दिया है, करा कि ए और बी किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के परिमित रूप से अनेक हल हैं। करा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से क्या है? अनेक हल हैं। कहेंगे समीकरण दिया है 2x + 3y = 7 और यहाँ दिया है a - b × x प्लस a + b × y बराबर 3a + 3b - 2a 2 है। तो कहेंगे यहाँ एक a1 का मान कितना होगा बच्चा? अभी बतलाए थे a1 का मान यानी x से पहले जो मान होता है a1 कहलाता है, y से पहले जो मान होता है b1 कहलाता है, और यहाँ c1 का मान कितना होगा? तो कहेंगे 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। इधर बराबर कि इधर हम नहीं लाए हैं, इधर भी मान रखेंगे तो प्लस में रखेंगे। फिर कहेंगे a2 का मान कितना होगा? तो कहेंगे -ab हो, a - b होगा, a - b होगा। कितना होगा बच्चा? a - b होगा। फिर कहेंगे कि b2 का मान कितना होगा? a + b होगा। b2 का मान a + b होगा। c2 का मान कितना होता है? कहेंगे 3a + b - 2 होगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कहेंगे कि यहाँ a1 बटे में a2 कितना होगा? तो 2 के बटे में a - b होगा। b1 बटे में b2 कितना होगा? 3 के बटे में a + b होगा। फिर कहेंगे कि c1 बटे में c2 कितना होगा? कहेंगे 7 के बटे में 3a + b - 2 होगा। बात समझ में आ गया क्या? तो कहेंगे कि यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि a1 बटे में a2 जो है बराबर नहीं है b1 बटे में b2, लेकिन सवाल में हमको दे रहा है कि समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। चूँकि सवाल में क्या दे रहा है?
यहाँ तो होगा क्या, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। लेकिन हमें अद्वितीय हल नहीं देखना है, हमें सवाल में कह रहा है कि यह परिमित रूप से अनेक हल है। यह कैसा हल है, यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। सवाल हमें दे रहा है कि यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। कैसा हल है, अनेक हल है। तो अनेक हल होगा तो क्या होगा, अनेक हल होगा तो कहेंगे A1 बटे में A2 जो होगा बराबर होगा B1 बटे में B2 के, लेकिन और C1 बटे में C2 के भी बराबर होगा। ये सवाल के मुताबिक है, ये सवाल के मुताबिक है। तो कहेंगे कि A1 बटे में A2 कितना दिया है, तो 2 बटे में A माइनस B दिया है। A माइनस क्या दिया है, B दिया है। फिर कहेंगे B1 बटे B2 कितना दिया है, तो 3 के बटे में A प्लस B दिया है। और C1 बटे में C2 कितना दिया है, तो 7 बटे में कितना दिया है, तो कहेंगे कि 3A प्लस B माइनस 2 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार गुणा इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे। यानी इसको 2 भागों में बांटेंगे। 2 बटे में A माइनस B बराबर 7 बटे में 3A प्लस B माइनस 2 होगा। और यहाँ कितना होगा, 3 बटे में A प्लस B, तो हो जाएगा 7 बटे में 3A प्लस B माइनस 2 होगा। तो हम 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 2 इंटू 3A प्लस B माइनस 2, और 7 के गुणा A माइनस B में होगा। फिर कहेंगे 3 का गुणा, तीखा तीखी हम लोग गुणा कर देते हैं। तीखा तीखी क्या होगा, गुणा होगा। तो कहेंगे 3A प्लस B माइनस 2 बराबर हो जाएगा 7 इंटू A प्लस B। बात समझ में आ रहा है क्या, यानी 2 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे और 7 का गुणा हम लोग इसमें कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तीखा तीखी गुणा होता है। 3 दूनी के 6A, 2B माइनस 4, 7A माइनस 7B होगा। तो कहेंगे कि A को 1 की तरफ लाते हैं, 6A माइनस 7A माइनस 4, और ये कितना बच जाएगा, तो कहेंगे कि ये कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा माइनस 7B, माइनस में 7B या प्लस, ये भी माइनस होगा 2B। तो कहेंगे ये घटेगा तो माइनस 1A माइनस 4, और ये घटेगा, ये जुटेगा तो माइनस 9B। तो कहेंगे कि माइनस 1A प्लस 9B माइनस 4 कितना होगा, माइनस 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा यहाँ। फिर कहेंगे इसका क्या होगा, 3 3 9A, 3B माइनस 6, 7 के गुणा A में 7A प्लस 7B होगा कि नहीं होगा। हम लोग पारापारी 3 का गुणा इस तीनों मान में कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, कहेंगे A को A की तरफ लाएंगे तो 9A माइनस 7A माइनस 6, और B को B की तरफ लाते हैं तो 7B माइनस 3B। तो कहेंगे कि ये घटेगा तो 2A माइनस 6, और ये घटेगा तो कहेंगे 4B। फिर कहेंगे कि 2A माइनस 4B बराबर में 6 कर देते हैं। हम लोग इसको भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा, माइनस 1A प्लस 9B प्लस में 9B, माइनस 4 उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 से हम लोग विलोपन विधि से हल कर देते हैं। कौन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इसको हल करते हैं हम लोग।
तो कहेंगे -1a प्लस 9b बराबर 4। फिर कहेंगे 2a माइनस 4b बराबर 6। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हम कहेंगे 2 का गुणा हम लोग इसमें कर देते हैं और 1 का गुणा हम लोग इसमें कर देते हैं। 2 का गुणा इसमें कर देंगे और 1 का गुणा हम लोग इसमें कर देंगे। 2 का गुणा -1a में करेंगे तो -2a, 9 दूनी 18 भी और 4 दूनी के 8 हो जाएगा। फिर कहेंगे 9a माइनस 4b बराबर 6 होगा। ये क्या हो गया? ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। कहेंगे जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ेंगे हम लोग इसको तो कहेंगे ये 18 में 4 घटेगा तो 4 14 b होगा और इसको जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो b बराबर कितना होगा? 14 के बटे में। तो कहेंगे b बराबर कितना होगा? तो कहेंगे b बराबर होगा 14 के बटे में 14, एक बार में कट जाएगा। तो कहेंगे b का मान समीकरण हम लोग कहाँ रख देते हैं? 2 में रख देते हैं। 1 में भी रखेंगे तो आएगा उतना ही आंसर, 2 में भी रखेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं, तो समीकरण यहाँ 2 में हम लोग रखते हैं तो 2 क्या दिया है? 2 दिया है 2a माइनस 4b बराबर 6। तो यानी हम लोग 2a b का मान क्या दिया है? 4, अगुण है b का मान यहाँ 1 दिया है बराबर 6 हो जाएगा। तो कहेंगे 2a बराबर कितना होगा? तो 6, ये माइनस इधर आएगा, क्या हो गया? प्लस में। 2a बराबर कितना? 10 हो गया। a बराबर कितना हुआ? 10 के बटे में 2 हो गया। कितने बार में कट गया? 5 बार में। तो कहेंगे a का मान कितना होगा? 5 होगा और b का मान कितना होगा? 1 होगा। यही मान हमसे पूछ रहा था, यही मान हमसे पूछ रहा था। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। करे के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। चलो ठीक है, कोई हल कब नहीं होता है? तो हम बतलाए थे आप लोग को कि जब a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 का, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे में c2 का। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो कहेंगे कोई हल नहीं होगा। यहाँ a1 का मान कितना है बच्चा? 3 है। b1 का मान कितना है बच्चा? b1 का मान कितना है बच्चा? तो कहेंगे कि 1 है। c1 का मान कितना है बच्चा? 1 है। कहेंगे a2 का मान कितना है बच्चा? 2k माइनस 1 है। b2 का मान कितना है बच्चा? k माइनस 1 है। और c1 का मान कितना है बच्चा? 2k प्लस 1 है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कहेंगे कि यहाँ a1 बटे में a2 कितना होगा? तो 2 के बटे में 2k माइनस 1 होगा। b1 बटे में b2 कितना होगा? तो कहेंगे 1 के बटे में k माइनस 1 होगा। c1 बटे में c2 कितना होगा? यहाँ c2 होगा। c2 कितना होगा? तो 1 के बटे में 2k प्लस 1 होगा। तो कहेंगे कि ये क्या हो? ये कहेंगे कि a1 बटे में a2 जो है बराबर नहीं है b1 बटे में b2। इस सवाल से ये क्या होगा? तो कहेंगे एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। लेकिन सवाल में कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इस स्थिति में क्या होगा? कोई हल नहीं है। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में तो कहेंगे कि इस स्थिति में क्या होगा? तो a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 का, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे में c2 का। आइए हम लोग इसका मान निकालते हैं। a1 बटे में a2 कितना है? तो कहेंगे 2 बटे में k माइनस 2k माइनस 1 है।
फिर कहेंगे b1/b2 कितना है बच्चा, तो कहेंगे 1 के बटे में k-1 है। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। फिर कहेंगे c1/c2 कितना है, तो 1 के बटे में कितना है, तो 2k+1 है। फिर कहेंगे इसका गुणा हम लोग एक बार इसका गुणा एक बार इसमें और इसका गुणा एक बार इसमें। तो यहाँ देख रहे हैं बराबर नहीं है तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोग दोनों इसी में गुणा कर लेते हैं। यानी 2 × 2k-1 बराबर 1k-1। इसका गुणा करेंगे 2 × k-1 और यहाँ 1 का गुणा 2k-1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? फिर कहेंगे गुणा कर लेते हैं 2k-2 2k-1, 2k को इधर ला देते हैं हम लोग। 2k बराबर हो जाएगा -1 और -1 होगा। यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा बच्चा। फिर कहेंगे यहाँ 3 होगा, तो गुणा कर लेते हैं हम लोग, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 2k-2 3 दूनी के 6k-3 होगा, तो इसको इधर लाएंगे। 2k-6k बराबर -3 + 2, तो घटा देंगे तो -4k बराबर हो जाएगा -1। माइनस से माइनस कैंसिल, k के मान कितना आ गया, k के मान 1/4 आ गया। k के मान कितना आ गया बच्चा, 1/4 आ गया। बात समझ में आ गया? सवाल दे रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल करें और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यानी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और विलोपन विधि से भी, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और ब्रज गुणन विधि से हल करना है। दोनों विधि से हम लोग को हल करना है और हम लोग को बतलाना है कि कौन सी विधि आसान है, कौन सी विधि आसान है। तो आइए हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो कहेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो 2x + 5y बराबर 9, 2x + 5 बराबर 9 समीकरण 1 है। और यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो कहेंगे 8x बराबर कितना होगा, तो 9 - 5y। तो x बराबर कितना होगा, तो 9 - 5y बटे में 8 होगा। समीकरण ये 3 हो जाएगा। फिर कहेंगे ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो कहेंगे कि समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y बराबर 4 है। 3x + 2y बराबर कितना है बच्चा, 4 है। x के जगह हम लोग रखेंगे 9 - 5y बटे में 8 + 2y बराबर 4। गुणा कर लेते हैं, 9 × 3 = 27 -5 × 15 बटे में 8 + 2y बराबर 4। हम लोग 8 1 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 8 होगा। तो कहेंगे 27 - 15y माइनस 8 दूनी के कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ 16 हो जाएगा, बराबर 4 होगा। बराबर कितना होगा, 4 होगा। फिर कहेंगे कि 27 - 16 में 15 घटा देंगे तो 1y बचेगा, 1y बचेगा। और 4 का गुणा हम लोग 8 में कर लेते हैं। तो कहेंगे 27 + 1y बराबर 32। तो कहेंगे 1y बराबर कितना होगा, 32 - 27। ये घटेगा तो 5 हो जाएगा, घटेगा तो 5 हो जाएगा। और ये y का मान हम लोग कहाँ रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं।
तो हमें यहाँ x का मान निकल जाएगा, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 में रखने पर y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर तो कहेंगे समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर है 9 माइनस 5y बटे में 8 है, तो कहेंगे 9 माइनस 5 गुणे 5 बटे में 8 होगा, ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 9 माइनस 25 बटे में 8, घटा देंगे बच्चा इसको, 25 में से 9 घटेगा तो 16 बच जाएगा, अब बटे में कितना है 8 है, कट जाएगा तो कितना आ गया -2, यानी x का मान यहाँ कितना आ गया, x का मान यहाँ -2 आया, y का मान कितना आ गया 5 आ गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हुआ आंसर हो गया। आइए हम लोग इसको अब ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं, ब्रज गुणन विधि से इसको हल करते हैं हम लोग, ब्रज गुणन विधि। तो ये इसका फॉर्मूला होता है B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। हम लोग फार्मूला बना लेते हैं, तो कहेंगे कि B1 का गुणा C2 में होगा और B2 का गुणा C1 में होगा। x का मान होता है यहाँ निकालेंगे, ये y का मान होता है, ये 1 का मान होता है, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, तो x के बटे में कितना हो जाएगा, तो B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y के बटे में A2 C1 A1 C2, ये 1 के बटे में A1 B2 और A2 B1। कहेंगे कि x के बटे में B1 कितना है बच्चा, तो यहाँ से B1 निकाल लेते हैं हम लोग, B1 है यहाँ 5, C2 कितना है, तो C2 यहाँ 4 है, और B2 कितना है, तो B2 यहाँ 2 है, C1 कितना है, तो C1 यही मान होता है 9 है, फिर y के बटे में A2 कितना है, तो A2 यहाँ 3 है, C1 कितना है, तो C1 यहाँ 9 है, A1 कितना है, तो 8 है, C2 कितना है, C2 कितना है, तो 4 है, A के बटे में A1 कितना है 8 है, और B2 कितना है बच्चा, तो कहेंगे 2 है, और फिर कहेंगे A2 कितना है, A2 कितना है 3 है, B1 कितना है 5 है। बात समझ में आ गया। x के बटे में 5 चौके 20 माइनस 18, y के बटे में 29 27 माइनस 32, 16 माइनस 15, फिर इसको घटा लेंगे तो कहेंगे x के बटे में 2 हो जाएगा, y के बटे में ये घटेगा तो कितना होगा, माइनस में 5 हो जाएगा, और ये घटेगा तो 1 हो जाएगा। हमको इसको क्या करना है, 2 एक बार इसका गुणा इसमें और एक बार इसका गुणा इसमें कर देना है, यानी x के बटे में 2 बराबर 1 बटे में 1, और y बटे में -5 बराबर हो जाएगा 1 के बटे में 1। x बराबर यहाँ 2 हो गया, y बराबर यहाँ कितना हो गया, -5 हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। आइए हम लोग इसको ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं, तो कहेंगे A1 का मान यहाँ कितना होगा 8 होगा, B1 का मान कितना होगा 5 होगा, C1 का मान कितना होगा, तो कहेंगे इसको इधर ले जाते हैं हम लोग, इसको इधर, यानी 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, और इसको कर देंगे 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ C1 का मान -9 हो जाएगा। कहेंगे A2 का मान कितना होगा 3 होगा, B2 का मान कितना होगा 2 होगा, C2 का मान कितना होगा, तो माइनस में 4 होगा। ब्रज गुणन विधि से हम लोग इसको हल करेंगे, तो ब्रज गुणन विधि क्या होता है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 A1 A2 और B1 B2। तो कहेंगे हाई x का मान हाई, y का मान हाई, 1 का मान होता है ब्रज गुणन विधि से, तो कहेंगे कि x के बटे में कितना होगा, इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं और इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं, C1 का गुणा A2 में करेंगे, C2 का गुणा A1 में करेंगे,
A1 का गुणा B2 में करेंगे और A2 का गुणा B1 में करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो B1C2 माइनस B2C1 y के बटे में, इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो A2C1 माइनस A1C2 बराबर 1 के बटे में, इसका गुणा यानी A1 का गुणा B2 में करेंगे और A2 का गुणा हम लोग B1 में करेंगे। तो कहेंगे कि x के बटे में कितना, B1 का मान कितना है बच्चा, तो कहेंगे 5 है, 5 गुणे C2 का मान कितना है तो -4 है, माइनस B2 का मान कितना है 2 है, C1 का मान कितना है -9 है, y के बटे में A2 का मान कितना है 3 है, C1 का मान कितना है बच्चा -9 है, A1 का मान कितना है 8 है, C2 का मान कितना है -4 है, 1 के बटे में A1 का मान कितना है 8 है, B2 का मान कितना है 2 है, A2 का मान कितना है 3 है और B1 का मान कितना है तो 5 है। तो कहेंगे x के बटे में ये कितना हो जाएगा -20 प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 का गुणा 9 में 18 होगा, -9 के गुणा 3 में 27, माइनस में 27 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 1 के बटे में 16 माइनस 15 होगा। तो कहेंगे कि x के बटे में -20 में से 18 घटेगा -2 होगा और y के बटे में 32 में 27 घटेगा 5 होगा, बराबर 1 के बटे में 1 हो जाएगा। तो इसका गुणा एक बार इसमें और इसका गुणा एक बार इसमें हम लोग कर लेते हैं, यानी 5x बराबर x बटे में -2 बराबर 1 के बटे में 1, y बटे में 5 बराबर 1 के बटे में 1। तो कहेंगे x बराबर -2 y बराबर 5, यानी x का मान -2 आ गया, y का मान 5 आ गया। इस तरह हम लोग ब्रजगुणन विधि से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। आइए हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दे रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उसे हल कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इस सवाल में पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे और समीकरण जब बन जाएगा तब हम लोग उसको क्या करेंगे, बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। करें कि सवाल है, पहला सवाल, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी जो मासिक व्यय जो खर्च हो रही है बच्चों का, जो महीने में उन लोग का खर्च हो रही है वो क्या रखा गया है, नियत रखा गया है, यानी सबका बराबर बराबर लग रहा है। लेकिन कह रहा है कि उनके इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रावास में कितने दिन भोजन कर लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो है 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास व्यय के लिए उसको 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय हम लोग को ज्ञात करना है। करे सवाल में कि नियत व्यय क्या है। नियत व्यय एक उनका जो मासिक व्यय है एक नियत है, यानी सब बच्चों का बराबर बराबर लग रहा है। तो कहेंगे कि यहाँ जो नियत व्यय है, नियत व्यय को हम लोग मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय जो है 100 रुपया हो रहा है और जो मासिक और जो भोजन पर लोग व्यय कर रहे हैं, भोजन पर प्रतिदिन का व्यय y रुपया है, यानी y रुपया भोजन पर क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। तो हमें पहला शर्त क्या दिया है बच्चा, पहला शर्त है, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया, यानी शेष जो दिन है कितना दिन भोजन कर रहा है। तो ए जो है 20 दिन भोजन कर रहा है। कितना दिन कर रहा है,
20 दिन कर रहा है, तो कहेंगे कि छात्र का जो मासिक व्यय यक्स है, नियत है, लेकिन भोजन के लिए क्या कर रहा है, जितना दिन वो लोग भोजन कर रहे हैं उतना ही दिन का वो पैसा दे रहे हैं। तो ये जो विद्यार्थी है 20 दिन भोजन कर रहा है, यानी 20 वाई होगा, कितना रुपया दे रहा है मिलाकर टोटल 1000 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है बच्चा, 1000 दे रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया उसको देता है, यानी नियत व्यय यक्स होगा, और जितने दिन भोजन करेगा उतना वाई हो जाएगा, यानी 20 दिन कर रहा है तो 20 वाई, दोनों को मिलाकर उसको कितना रुपया दे रहा है छात्रावास को, 1000 रुपया। कितना दे रहा है बच्चा, 1000। शर्त नंबर 2 में क्या दे रहा है, शर्त नंबर 2 में क्या दे रहा है, तो यहाँ से पढ़ेंगे, विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, यानी नियत व्यय इसका क्या होगा, नियत जो मासिक व्यय है नियत है, यानी दोनों विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी दोनों का जो व्यय हो रहा है, मासिक खर्च जो है दोनों का क्या है, नियत है, लेकिन भोजन अलग अलग दिन कर रहे हैं, यानी ये 26 दिन कर रहा है तो 26 वाई हो जाएगा। ये टोटल कितना पैसा दे दिया, 1180 रुपया दे दिया। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है, समीकरण समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। फिर कहेंगे कि आइए हम लोग दोनों समीकरण से हम लोग हल करते हैं। कहेंगे ये किस विधि से हल कर दें, तो कर रहा है कि बीजगणितीय विधि से, यानी कोई भी विधि से हल कर देते हैं हम लोग। तो हम विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या कहता है, कहता है कि ये दोनों तो यक्स यक्स क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, यक्स और यक्स क्या हैं, दोनों में मिल रहे हैं। तो कहेंगे इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटाने पर लिख देते हैं हम लोग, घटाने पर। तो घटाएंगे तो एक दोनों कट जाएगा, और 26 में 20 घटेगा तो -6 वाई बचेगा। और कहेंगे 1180 में 1000 घटेगा तो 180 बच जाएगा माइनस में। बात समझ में आ रहा है। कहेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना हो गया, तो 180 बट्टे में 6 हो गया। क बार में कट गया, 30 बार में कट गया, यानी हमें y का मान कितना मिला, 30 मिला। फिर कहेंगे y का मान समीकरण 2 में या 1 में रख देंगे, 2 में भी रख सकते हैं और 1 में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो कहेंगे समीकरण 2 क्या है, यक्स प्लस 26y बराबर 1180, यक्स प्लस 26 गुणे 30 बराबर 1180। फिर कहेंगे यक्स प्लस इसका गुणा 6 18 6 1 7, यानी 780 बराबर 1180। फिर कहेंगे यक्स बराबर, तो यहाँ देखें, देखो बच्चे तुम लोग, ये प्लस है, इधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस, यानी 780 1180 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 0 4, यानी 400 बचेगा। यक्स का मान कितना निकला, 400 निकला। और यही यक्स का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, यक्स का मान समीकरण में निकल गया, y का मान 30 आ गया और x के मान 40 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः मासिक व्यय उन लोग का कितना है, मासिक व्यय या नियत व्यय, मासिक व्यय बराबर उन लोग का 400 रुपया है, यानी महीने में उन लोग का 400 रुपया खर्च हो रहा है। और प्रतिदिन भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, प्रतिदिन भोजन पर व्यय कितना हो रहा है बच्चा, तो कहेंगे कि प्रतिदिन भोजन 30 रुपया लग रहा है। बात समझ में आ गया। यानी y का मान जो है वो प्रतिदिन भोजन का व्यय है, और जो x का मान है वो क्या है, उन लोग की मासिक व्यय, यानी महीने में उन लोग का जो पैसा लगता है।
चलिए सवाल हम लोग दूसरा देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाता है, यानी कोई भिन्न है और 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है कि वह भिन्न निकालिए। आइए हम लोग भिन्न जानते हैं, हम लोग भिन्न सभी लोग जानते होंगे। तो भिन्न में क्या होता है, भिन्न में कहेंगे अंश और हर होता है। माना कि अंश बराबर कितना है, x है, और हर बराबर कितना है, y है। तो भिन्न कितना होगा बच्चा, तो भिन्न बराबर होगा अंश के बटे में y, यानी x के बटे में y। अंश के बटे में हर होता है ना, तो यानी अंश के जगह हम लोग x लिखेंगे, हर के जगह y लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। फिर कहेंगे शर्त नंबर 1 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वह एक भिन्न जो है 1/3 हो जाता है, यानी कोई भिन्न कब 1/3 होगा, आगे बढ़ेंगे, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। यानी कोई अंश है, अंश में 1 घटा दिए, यानी x में 1 घट गया। और यहाँ हर के बारे में कोई बात किया है, नहीं किया है, तो हर जस के तस ही रहेगा। तीखा देखिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 3 का गुणा इसमें होगा तो x - 1 बराबर y। तो कहेंगे 3x - 3 बराबर y। 3x बराबर कितना, 3x, इधर y को लाएंगे तो -y। 3 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आ गया क्या, बात समझ में आ रहा है ना। फिर कहेंगे शर्त नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। शर्त नंबर 2 में क्या दिया है सवाल, 1/4 हो जाती है, यानी भिन्न कोई 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी अंश के बारे में कोई चर्चा नहीं है, अंश जस के तस रहेगा। हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी हर में, यानी y में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 8 को जोड़ देंगे। कहेंगे तीखा तीखी क्या कर देंगे, गुणा x इन 4 का गुणा x में 4x हो जाएगा, और 1 के गुणा y + 8 में तो वही रहेगा। कहेंगे 4x - y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या। कहेंगे हम लोग इसको किस विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। विलोपन विधि क्या होता है, विलोपन विधि, तो कहेंगे समीकरण 1 क्या दिया है, 3x - y बराबर 3 दिया है। समीकरण 2 क्या दिया है, 4x - y बराबर 8 दिया है। बात समझ में आ रहा है क्या बच्चा। तो कहेंगे यहाँ माइनस, ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। कहेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये घटेगा तो -1x बराबर -5। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया है। बात समझ में आ रहा है क्या। x बराबर कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 5। 1/, में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। x का मान हम लोग कहाँ रख देते हैं, x का मान समीकरण कहाँ रखते हैं, तो हम लोग 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो कहेंगे समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3 है। तो कहेंगे 3 × 5 - y बराबर 3 है। तो 5 × 15 - y बराबर 3 है। तो कहेंगे -y बराबर कितना होगा, तो 3 में -15 घट जाएगा। 3 में -15 क्या होगा, घटेगा। तो -y बराबर कितना हो जाएगा, -12 होगा। 15 में 3 घटेगा, -12, माइनस से माइनस, यानी y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। y बराबर 12 आ गया। तो कहेंगे भिन्न कितना हो जाएगा, तो कहेंगे भिन्न बराबर कितना होगा बच्चा, तो कहेंगे x मतलब 5 और y मतलब 12, यानी 5 के बटे में 12 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। अब बच्चे हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती कर ली जाती है। यदि सही उत्तर 4 अंक मिल रहे हैं
और अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती कर दे जा रही है, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। कितना अंक अर्जित करता है? 50 अंक। तो कह रहा है कि बात क्या है? बात जो है, बात क्या है? बात यहाँ जो है सही उत्तर और गलत उत्तर का है। तो कहेंगे माना कि सही उत्तरों की जो संख्या है, उत्तरों की संख्या x है और तथा गलत उत्तरों की जो संख्या है y है। तो हम लोग सवाल पर चलते हैं। हम लोग शर्त नंबर 1 क्या कहता है? कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी टोटल अंक कितना मिला उसको? 40 अंक मिला। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, यानी सही उत्तर यहाँ x है, x में गुणा कर देंगे 3 का, 3x हो जाएगा सही उत्तर। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती कर ली जाती है, यानी अशुद्ध जब गलती हो रहा है उसका तो 1 अंक काट लिया जाता है। टोटल उसको कितना मिल गया? 40 मिल गया। दूसरा शर्त क्या कर रहा है बच्चा? शर्त नंबर दूसरा क्या कर रहा है? यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, यानी 4x, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती कर दी जा रही है 2y, टोटल उसको कितना मिल रहा है? 50 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 50 मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी 3x 3 गो अंक मिल रहा है उसको सही उत्तर पर, और जब गलती हो जा रहा है उसका तो 1 अंक का कर दिया रहा है। इस तरह उसको टोटल अंक कितना मिल गया? 40 मिल गया। फिर कह रहा है कि सही यहाँ हो रहा है 4x, 2 अंक की कटौती कर ली जाती है, टोटल उसको कितना मिला? 50 अंक मिला। हम कहेंगे यहाँ विलोपन विधि से हम लोग बना देते हैं। विलोपन विधि से हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। विलोपन विधि क्या कहता है? कहता है समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो मान है उसमें किसी एक के मान को बराबर कर दें। किसी एक के मान को क्या कर दें? बराबर कर दें। तो कहेंगे समीकरण 1 हम बराबर करना चाहते हैं तो किसका बराबर? 2 का ही कर लेते हैं। इसमें 2 का गुणा, इसमें 1 का गुणा कर लेते हैं। तो कहेंगे 2 का गुणा 3 में 3x हो जाएगा, 3 दूनी के 6x हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में 2y हो जाएगा, और 2 का गुणा 40 में 80 हो जाएगा। 1 के गुणा 4 में 4x हो जाएगा, 1 के गुणा 2 में 2y हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। बात सही समझ में आ रहा है कि नहीं? कहेंगे ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस। कहेंगे कि क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो यहाँ देख रहे हैं कि y दोनों बराबर हैं, तो कितना बच गया? 2x बराबर कितना बचा? यहाँ 30 बचा। फिर कहेंगे x बराबर कितना हो गया? तो x बराबर 30 के बट्टे में 2 हो गया, यानी 15 हो गया। कितना हो गया? x का मान 15 हो गया। और यही x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देते हैं हम लोग। 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कहेंगे समीकरण 1 क्या है बच्चा? तो कहेंगे यहाँ 3x माइनस 1y बराबर 40 है। 3x माइनस 1y बराबर 40 है। तो कहेंगे 3 गुणे 15 माइनस 1y बराबर 40। 3 का गुणा 15 में 15 3 45 माइनस 1y बराबर 40। फिर कहेंगे कि माइनस 1y बराबर कितना? 40 माइनस 45, तो माइनस 1y बराबर कितना हो गया? तो माइनस 5 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना मिल गया हमको? 5 मिल गया। कितना मिला? कहेंगे सही उत्तरों की संख्या कितना मिल गया? सही उत्तरों की संख्या, तो कहेंगे सही उत्तर की संख्या 15 है, और गलत या शुद्ध उत्तर की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या, तो कहेंगे कि यहाँ 5 है। तो कुल प्रश्न कितना हुआ बच्चा?
कुल प्रश्नों की संख्या कितना हुआ? तो कहेंगे कुल प्रश्नों की संख्या 15 और 5 20 हो गया, यानी टोटल प्रश्न एग्जाम में कितने थे? 20। चलो हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B है और दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालें से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। दोनों कारों की क्या निकालना है? चाल निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि एक कार की जो चाल है, एक कार की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है और B जो कार की चाल है, A कार की चाल और B कार की जो चाल है वो कितना है? तो कहेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सवाल में शर्त पहला क्या दे रहा है? शर्त नंबर पहला कह रहा है कि कार A और B दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 है, यानी x और y दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 है। शर्त नंबर 2 में क्या दे रहा है? तो शर्त नंबर 2 में देख लेते हैं हम लोग। करेगी एक ही दिशा में चलेगी। जब कार एक ही दिशा में चलती है तो दोनों के बीच की दूरी माइनस होता है, दोनों के बीच की दूरी माइनस हो जाएगा और 100 किलोमीटर जा रही है, कितना घंटा बाद मिलती है? 5 घंटे। 5 से भागा दे देंगे, यानी कितना? करेंगे x माइनस वाई, कितना दूरी हो गया? 20 किलोमीटर हो गया। बात समझ में आ गया क्या? फिर कहेंगे विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे इसको, तो कहेंगे x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर 20 होगा। कहेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जोड़ने पर यहां होगा, जोड़ने पर तो यहां 2x 2x हो गया, 2x बराबर 120। x बराबर कितना? 120 के बटे में 2, कितना बार में कट गया? 60 बार में। और यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहां रख देते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर x का मान कहां रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। x का मान यहाँ 60 है, 100 होगा, यानी कहेंगे y बराबर कितना? तो 100 माइनस 60, यानी y के मान यहाँ 40 आ गया। y का मान समीकरण कहां रख देंगे बच्चा? समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना? चाहे हम समीकरण 2 में नहीं, x y का मान तो आ ही गया, तो लिखेंगे अतः ए कार की चाल, ए कार की जो चाल है वो कितना है? तो कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी कार की जो चाल है, बी कार की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आ गया क्या? आइए हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। करें कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो फिर दूसरा शर्त करा कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता। तो आयत की विमाएं निकाले। विमाएं निकालना है हम लोग को, यानी हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई जो है x है, x इकाई है, कितना है? x इकाई है, और चौड़ाई जो है y इकाई है। कहेंगे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयत का? तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी xy हो जाएगा। पहला शर्त दे रहा है, शर्त नंबर पहला दे रहा है कि क्षेत्रफल 9 इकाई कम कर दी जाती है, यानी xy में 9 इकाई क्या कर दे? कम कर दें।
तो उसकी आयत में कितना यानी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी यक्ष में 5 इकाई कम हो गया और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो कहेंगे यक्ष वाई माइनस 9 बराबर, एक बार इसका गुणा दोनों में और एक बार इसका गुणा दोनों में कर लेते हैं, यानी यक्ष वाई प्लस 3 यक्ष माइनस 5 वाई माइनस 15। यक्ष वाई कट गया, माइनस 9 बराबर 3 यक्ष माइनस 5 वाई माइनस 15। तो कहेंगे कि 3 यक्ष इसको इधर ला देते हैं, तो 3 यक्ष माइनस 5 वाई और माइनस 9 और प्लस 15। तो कहेंगे 3 यक्ष माइनस 5 वाई बराबर कितना 6। समीकरण कितना आ गया 1 आ गया। फिर शर्त नंबर 2 क्या दे रहा है, शर्त नंबर 2 दे रहा है, सवाल यहां से पढ़ते हम लोग, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, यानी लंबाई को कितना, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल में 67 इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम लोग इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे यक्स वाई, यक्स का गुणा 2 में 2 यक्स, 3 के गुणा यक्स में 3 वाई, 3 के गुणा 2 में 6, और यहाँ एक्स वाई प्लस 67 है। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, कहेंगे 2 यक्स प्लस 3 वाई बराबर 67 माइनस 6 होगा। कहेंगे कि 2 यक्स माइनस प्लस 3 वाई बराबर 61 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या, बात समझ में आ रहा है। फिर कहेंगे विलोपन विधि से हम लोग हल कर देते हैं, विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। कहेंगे समीकरण 1 क्या है, तो 3 यक्स माइनस 5 वाई बराबर 6 है। समीकरण 2 क्या है, 2 यक्स प्लस 3 वाई बराबर 61। कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में इसका गुणा 2 का गुणा ऊपर वाले में और 3 का गुणा यहां कर लेते हैं। तो कहेंगे 3 दूनी के 6 यक्स माइनस 10 वाई बराबर 12, 2 3 6 यक्स प्लस 3 वाई बराबर 3 एकम 3 36 18, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, यहाँ 3 के गुणा 2 में 6, 3 के गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ 9 होगा। कहेंगे कि हम लोग इसको जोड़ देते हैं, माइनस माइनस में है तो माइनस 19, और इसको घटाते हैं तो कितना 171 बच जाएगा, 12 घटेगा तो माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 171 बटे में 19 हो जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। कहेंगे यही y का मान समीकरण कहाँ 2 में रखने पर, समीकरण कहाँ रख देते हैं 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2 यक्स प्लस 3 वाई बराबर 61। तो कहेंगे कि 2 यक्स प्लस 3 गुणे 9, यानी y की जगह 9 रख देंगे। तो कहेंगे 2 यक्स बराबर प्लस 9 3 27, तो कहेंगे 2 यक्स बराबर 61 में 27 घट जाएगा, तो 2 यक्स बराबर कितना होगा, ये कहेंगे कि 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 3, यानी घटेगा तो कितना होगा, ये 7 4 11 होगा, 4 होगा, और ये बच गया 5, 5 में 2 गया तो कितना 3 बच गया, यानी यक्स का मान 34 बटे में 2 आ गया। कितने बार में कट जाएगा, 17 बार में कट जाएगा। तो कहेंगे अतः आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, आयत की लंबाई जो है, तो कहेंगे आयत की लंबाई कितना दिया है, तो 17 वर्ग इकाई हो जाए, 17 इकाई हो जाएगा। और जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितना दिया है 9, तो 9 इकाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह ये सारे सवाल हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करते जाएंगे। आज का ये एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।